हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 8 जंगल की मौत पर शोकगीत। अरसे बाद गांव लौटा था। अरसे का मतलब लंबा समय बाद लौटा था, परंतु गांव जैसी कोई चीज बाकी नहीं थी। सादगी की जगह शोबाजी ने ले ली थी। शोबाजी की मीनिंग दिखावा। सुनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी जैसे धंधों की जगह राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का नामोनिशान नहीं बचा था। चौपाल की मीनिंग ग्रामीणों का सभा स्थल। उसका स्थान थाना और कोतवाली ने ले लिया था। आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। पेड़ के शिकारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया था। दूर तक फैली पेड़ रहित जमीन ऐसे गंजे व्यक्ति की तरह दिखाई देती थी जिसके सिर पर छतरी ना हो और सूरज की धूप सिर पर सीधे पड़ रही हो। नदी के साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई थी। किनारे के बांस के जंगल को बेदखल कर वहां गत्ते का एक कारखाना आ बैठा था। उसने नदी की पवित्रता नष्ट कर दी थी। यहाँ शब्दावली में देखें। अरसा लंबा समय, लॉन्ग टाइम। शोबाजी दिखावा, शो ऑफ। चौपाल ग्रामीणों का सभा स्थल, विलेज मीटिंग प्लेस। गत्ता जिल्द के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मोटा कागज, कार्डबोर्ड। सफेद स्वच्छ जल की तरह अब उसमें कारखाने का काला पानी बहता था। चिमनी के धुएं ने हवा को बीमार कर दिया था। अपने ही गांव में अजनबी की तरह खड़ा था। अजनबी की मीनिंग अपरिचित। मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। निराश हो मैं इक्के दुक्के पेड़ पौधों, नदी और बची खुची पहाड़ियों में अपना बचपन तलाशने लगा। घूम फिर कर मैंने एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद को ढूंढ निकाला। मैं दौड़कर उसके तने से लिपट गया जैसे कोई बच्चा अपने बाबा की टांगों से लिपट जाता है। मैंने कहा, बाबा मुझे पहचाना? मैं गुड्डू हूँ। बचपन में तुम्हारी जटाओं में सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था। बरगद बाबा मुस्कुराए और बोले, भूलना तो चेतन प्राणियों का गुण है। चेतन की मीनिंग संजीव। हम जड़ जीवन कभी परिचितों को नहीं भूलते। जड़ का मतलब मूल, रूट। तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छाया में लुका छिपी का खेल खेला है। मैं किसी को नहीं भूला। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। पारावार की मीनिंग मर्यादा। मैंने कहा, बाबा यहाँ तो सब कुछ बदल गया। सारा जंगल साफ है। वह नारियल चाचा भी नहीं दिख रहे जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे। बरगद बाबा हंसे और बोले, वही ना जिन्हें तुम बच्चे नेहरू चाचा कहते थे और मुझे गांधी बाबा। बाबा की बात से स्मृति पर पड़ी धुंध अचानक साफ हो गई। स्मृति मतलब याद। मैं आह्लादित होकर कहा। आह्लादित का मीनिंग खुश होकर। याद आया आप दोनों के बीच एक सागौन चाचा भी थे।
सागवान। सौगान की मीनिंग सागवान, जिन्हें हम सरदार पटेल नाम दिया था। बरगद बाबा बोले, अच्छा वही जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चोरों की कुल्हाड़ियां टूट जाया करती थीं। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं लोहा था। मैंने कहा, उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी बाबा। बड़े स्वाभिमान से आकाश में सिर उठाए खड़े हो रहते थे। स्वाभिमान की मीनिंग आत्म। पेड़ों की नई पीढ़ी में कहाँ है वह दमखम। थोड़े से बच्चे हैं, वे भी खेतों से दूर कैसे सहमे से खड़े हैं, जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वे भागने की तैयारी में हो। बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार हैं। बर्बरता की मीनिंग क्रूरता। आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट ना डाले। आदमी ने शायद निश्चय कर लिया है कि वह पृथ्वी से पेड़ों की नस्ल खत्म करके ही रहेगा। नई पीढ़ी ने पुराने पीढ़ी को अपने सामने करते देखा है, इसलिए आतंकित और डरी डरी नजर आती है। मैंने कहा, शुक्र है पुरानी पीढ़ी की निशानी आप अभी बाकी हैं। बाबा व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, शायद धार्मिक भय से मुझे बख्श दिया गया। शास्त्रों में मुझे पूज्य तो बताया गया है। मैं आचरण से पूछा, लेकिन बाबा एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया गया? बाबा अतीत में डूबते उतराते हुए बोले, बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था। सैकड़ों कुल्हाड़ीधारी सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठाकर कत्ले आम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक कर सारे साथी कत्ल कर दिए गए। मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। इतना कहकर बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी गीली हो गई। बाबा पूरी एक पीढ़ी के नष्ट होने के शोक में डूब गए थे। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह निरर्थक थी। अतः प्रणाम कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। दूर जाने पर कुछ पहाड़ियां दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वे कहाँ अदृश्य हो गए? उनमें से एक पहाड़ी बोली, हम ही हैं वे पहाड़। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया। अब हम पहाड़ियां हैं। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गांव का हूँ। एक सायनी सी पहाड़ी बोली, तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना? अब तो बाल बच्चेदार हो गए होगे। मैं खुशी से उछल पड़ा। तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन दिनों तुम यहाँ नहीं हुआ करती थी। सायनी पहाड़ी उदार होकर बोली, उन दिनों मैं पहाड़ थी। मेरा कद आसमान छूता था। बादल मुझसे टकराकर बरस पड़ते थे। पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया। बस बड़ी बड़ी मशीनों ने हमें
काटना और हमारे अंदर से लोहा निकालना शुरू कर दिया। हम सब पहाड़ से पहाड़ी बना दिए गए। अब तक हमारा किस्त दर किस्त काटना जारी है। पेड़ों की तरह एक दिन हम पहाड़ों को भी धरती से गायब हो जाना है। पहाड़ी के स्वर में गहरी पीड़ा थी। यह पीड़ा लाखों वर्षों से मनुष्य और प्रकृति के बीच चले आ रहे प्रेम की टूटन से उपजी थी। मेरा हृदय विषाद से भर गया। अपने मनुष्य होने पर शर्म आने लगी। भारी मन लिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। खेत खिलखिलाया। उस समय तुम 8-10 बरस के रहे होगे। तब मैं खेत नहीं, चारागाह था। याद करो, तुम साइकिल सीखने आया करते थे। तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है मैंने। मुझे याद आया, घास का हरा हरा मैदान और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पहचान लेने पर मन आनंद से भर गया। मैंने पूछा, तुम चारगाह से खेत कैसे बन गए? खेत भरे गले से बोला आदमी ने, पहले जंगल को खदेड़ा जैसे आर्यों ने अनार्थियों को खदेड़ा था। फिर चारगाहों की बारी आई। हमें खेत में बदल दिया गया। कुछ समय बाद मैं खेत भी नहीं रहूंगा। यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। खेत से विदा लेकर मैं नदी की ओर बढ़ा। आसपास कुछ पशु घास चर रहे थे। तभी किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, ओले 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 ओले। मैंने देखा, एक युवा चरवाहा पेड़ की छाया में बैठा गाना गा रहा था। मुझे किशन चरवाहे की याद आई। हम कुछ दोस्त उसकी बांसुरी सुनने आया करते थे। वह बजाता भी खूब था। पूरा जंगल सुर से जादू में बंध जाता था। पशु चरना और पक्षी चहचहाना बंद कर देते थे। मैंने चरवाहे से पूछा, किशन का पता बता सकते हो? चरवाहा बोला, वह मेरे पिता थे। इलाज के बिना मर गए। शहर ले जाने के पैसे नहीं थे। सांप ने काट लिया था। मुझे दुख हुआ। पूछा, तुम बांसुरी नहीं बजाते? चरवाहा बोला, बांसुरी अब जानवरों पर असर नहीं करती। वे फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। ओले ओले उन्हें खूब पसंद है। इधर उधर भागते नहीं। मैं चुपचाप नदी के किनारे पहुंच गया। वह बीमार की तरह सुस्त लेटी हुई थी। मैंने पूछा, कैसी हो? 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ। पहचान तो रही हो ना? नदी का प्लान चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। बोली, पहचानूंगी कैसे नहीं? तुम ही तो थे जो बड़े बड़े पत्थर रखकर मेरे प्रवाह का रोकना चाहते थे। कहते थे गांव के बाहर मत जाओ। मैंने कहा, हाँ। फिर तुम मुझे समझती थी? मैंने कहा, हाँ। फिर तुम मुझे समझाती थी कि नदी की सार्थकता बहने में ही है। वह तालाब की तरह किसी एक गांव की नहीं हो सकती। नदी पर सबका अधिकार होता है। नदी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मैं विह्वल स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहती हो? नदी बोली, अब मैं किसी के काम की नहीं रही। गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया है। मेरी सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। मौत के भय से कोई मेरे पास नहीं आता। मैंने कहा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, बचपन की तरह तुम्हारे पानी से खेलूंगा। नदी चीखी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। यह पानी नहीं, जहर है। तुमसे
दूर रहो, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें माँ जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, जो नई सभ्यता के शहंशाहों, ओ तथाकथित सभ्यता के अफलातूनों, देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता ने सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है, प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं। तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं। तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नर्क में बदल दिया है। बंद करो शुभ और सुंदर की संहार यात्रा। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ा? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो?